हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कूलम्ब्स लॉ का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे। और हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, और फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का प्रॉब्लम में किस तरह से एप्लीकेशन होता है ये हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। किस तरह से प्रॉब्लम में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन होता है। देखिए, सबसे पहले तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है ये आपको नया लग रहा है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। आप लोग पहले भी इसका कई बार यूज कर चुके हैं क्लास 11 में। आपको पता नहीं होगा कि किस तरह से यूज किए हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग, वो भी पता चलेगा। कई बार हम लोग यूज कर चुके हैं, कह सकते हैं कि आप सैकड़ों बार सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये नया प्रिंसिपल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है यह होता है किसी भी चार्ज पर क्या रिजल्टेंट फोर्स लगेगा बाकी के चार्ज के द्वारा, बाकी जो इंडिविजुअल चार्ज होगा, बाकी जो ग्रुप ऑफ चार्जेज होगा उसके द्वारा किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पर क्या रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम देखते हैं। तो यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, पहली बात, ठीक है, कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पर क्या रिजल्टेंट फोर्स होगा ड्यू टू अदर चार्जेस। देयरफॉर in the superposition principle or superposition principle state that resultant force on the particular charge due to other charges। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम क्या निकालते हैं? in the superposition principle we find resultant force on the particular charge due to other charges, मतलब बाकी चार्जेस के कारण। अब ये बाकी का चार्ज आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब ग्रुप ऑफ चार्जेज हो सकता है, ग्रुप ऑफ चार्जेज हो सकता है। इसके कारण क्या फोर्स लगेगा ये हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग ये समझे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, और इसका जो डायग्राम है जरा भी इसको समझिए कि इसका जो डायग्राम क्या कहता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो चार्ज है ये मान लीजिए कि Q1 चार्ज है। ये जो डायग्राम दिया गया है ये मान लीजिए Q1 चार्ज है कोई भी, और पॉइंट चार्ज की ही बात करेंगे हम, पॉइंट चार्ज की ही बात करेंगे। पॉइंट चार्ज मतलब क्या हुआ कि कोई भी चार्ज किसी भी एक स्थान पर केंद्रित हो, ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज की बात हुई। तो पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर ये चार्ज Q1 है, और मान लेते हैं ये चार्ज Q2 है और ये चार्ज Q3 है। हम इस चार्ज पर बात कर रहे हैं कि इस चार्ज पर क्या रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, फिर से सुन लीजिए। किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पर जो रिजल्टेंट फोर्स हम लोग निकालेंगे वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पर जो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है, बाकी चार्ज के द्वारा, चाहे बाकी चार्ज 2 चार्ज हो, 3 चार्ज हो, 4 चार्ज हो, जितना भी हो। बच्चे ऑनलाइन भी इस क्लास का एंजॉय कर रहे हैं, हम सारे को एडमिट कर रहे हैं, जो भी ऑनलाइन आ रहे हैं ऑनलाइन भी आप लोग एंजॉय करिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड है, घर से बाहर नहीं निकालना है, बाहर नहीं जाना है आपको, इसलिए घर पर बैठे बैठे क्लास आप एंजॉय करिए, आप सदुपयोग करिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, पढ़ाई आपकी चलती रहे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा टारगेट है कि इस Q1 चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, Q1 चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। पहले तो ये बताइए कि अगर Q1 चार्ज अभी पॉजिटिव है, निगेटिव कहीं मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगा साहब, पॉजिटिव ही होगा। अगर निगेटिव मेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा नेचुरली। तो यहाँ पर जो है ये
पॉजिटिव चार्ज है यह भी और यह भी पॉजिटिव। तो ये बताइए कि इसके का यहाँ पर इस पर फोर्स पूछ रहे हैं हम, इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा। तो ये चार्ज किधर जाएगा, क्या बोले हैं, जिस पर हम पूछें फोर्स, तो देखना यह है कि वो चार्ज किधर जाएगा या जाना चाहेगा। जाना चाहेगा का मतलब यह हुआ कि उसका इंटेंशन उधर हो। जैसे मान लो किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो मूव कर जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन फोर्स तो हम लगाते हैं तो उसका इंटेंशन उधर जाने का होता है, इसलिए हमने कहा कि वो किधर जाना चाहेगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसके कारण जो इस पर फोर्स होगा, चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव है यह भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा, तो ये इधर लग रहा है, ये इसका डायग्राम। और इसको जो लिखा गया फोर्स ऑन चार्जेज Q1 ड्यू टू Q2, 1 जो इंडिकेशन है 1 पर 2 के कारण, तो इस तरह से इसको समझना है, ये इंडिकेशन है। F12 का मतलब हुआ फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो इसका इंडिकेशन हुआ 1 2। कोई दिक्कत इसमें। अब इसी तरह से अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम F12 की बात करें कि ये होगा कितना, पहले तो ये समझे कि इसके कारण जो फोर्स होगा ये इधर लगेगा और इसके कारण जो यहाँ पर इस चार्ज पर Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। तब इस चार्ज पर कितना फोर्स हो गया, 2 फोर्स हो गया। कौन कौन सा हो गया, एक तो F12 हो गया और दूसरा F13 हो गया। तो उसी तरह से अगर हम इस पर रिजल्टेंट की बात करें तो क्या करेंगे, इस दोनों चार्ज को जोड़ देंगे वेक्टर फॉर्म में, दोनों चार्ज को क्या करेंगे, जोड़ देंगे वेक्टर फॉर्म में। और यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है और इसी बात को जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, पहले ये कितना होगा और यहाँ पर Q2 से Q1 का जो डिस्टेंस हम यहाँ पर लिए हुए हैं, Q2 से Q1 का जो डिस्टेंस लिए हुए हैं ये R12 है ना। मतलब ये भी इंडिकेशन यही है कि Q1 चार्ज मतलब 1 का डिस्टेंस 2 के रेस्पेक्ट में, तो ये इधर से इधर, ये तीर इसका इधर दिया हुआ, ये देखिए, तो ये R12 है। उसी तरह से ये कितना है साहब, R13 है। ये इंडिकेशन है, चूंकि वेक्टर में आपको पता है कि अगर ये वेक्टर अगर A है और अगर बराबर ही वेक्टर हो तो भी ये वेक्टर A नहीं होगा, अगर डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया तो ये माइनस वेक्टर A होता है। तो चाहे बराबर भी हो तो भी वेक्टर A है तो ये माइनस वेक्टर A हो जाएगा, तो इसलिए इंडिकेशन अलग अलग है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये समझे हम लोग, जैसे यहाँ पर हमने 2 की बात की, अब मान लीजिए एक चार्ज और हम अटैच कर देते हैं। शुरू में हम ज़्यादा चार्ज नहीं लिए और अब यहाँ पर एक चार्ज और अटैच कर देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी चार्ज है, सपोज ये चार्ज है अब Q4, Q3 तक आ चुके हम लोग, इसको Q4 कर देते हैं, तो मान लेते हैं यह भी पॉजिटिव। तो अब ये बताइए कि इसके कारण Q4 के कारण Q1 पर फोर्स किधर लगेगा, यहाँ भी रिपल्सन होगा ये, तो ये लगा इधर और इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं F14 से। और यह जो डिस्टेंस है देखिए यहाँ पर, ये जो इंडिकेट कर रहे हैं इस डिस्टेंस को, ये जो कर रहे हैं यह भी F14 से, इसको R14 ले लेते हैं, ये डिस्टेंस है R14, देखिए यहाँ। तो अब ये बताइए, अब इसी तरह से क्या करेंगे, अब 3 चार्ज आ गया तो तीनों के कारण अब यहाँ पर 3 फोर्स आ गया, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर तीनों को ऐड कर देंगे। तो यही हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में करते हैं, इसका सारांश यही है। अब आइए इसी बात को हम लिखेंगे, इसी बात को लिखेंगे और फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का प्रॉब्लम में किस तरह से एप्लीकेशन होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले बताइए फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो यहां पर अब ये बताइए, फिर देखिए इस पर हम फोर्स पूछ रहे हैं इसके कारण, और बिल्कुल यहां पर वेक्टर फॉर्म का एप्लीकेशन करना है। कूलम्ब्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म में हमने बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 03 में हमने डिस्कस किया है। कूलम्ब्स लॉ जो नहीं देखे हैं लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसका एप्लीकेशन, चूंकि वेक्टर है, ये वेक्टर का एडिशन है, वेक्टर का सिंपली ये रिजल्टेंट है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ नहीं है, वेक्टर का एडिशन है। यहाँ पर जितना भी फोर्स होगा सबका एडिशन होगा, सबका रिजल्टेंट ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ F12, तो यहाँ पर देखिए कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप इसको K भी यूज कर सकते हैं, है ना। एप्सिलॉन नॉट, हवा की बात हम लोग कर रहे हैं इसलिए एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं। किसी मीडियम की बात करेंगे तो नॉट हटा देंगे, लेकिन हम लोग जनरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हवा के लिए ले रहे हैं, या यहाँ पर K भी यूज कर सकते हैं। तो Q1 Q2 और नीचे डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस R12 वेक्टर है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर और यहाँ पर यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा। R12 का यूनिट वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में ही तो लेते हैं हम लोग, इसका यूनिट वेक्टर, ये समझे। तो R12 का स्क्वायर, तो इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और जैसे हम यहाँ स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर इसका वेक्टर फॉर्म हट जाएगा, फिर R12 का स्क्वायर और यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये F12 हो गया। अब उसी तरह से बताइए कि इस चार्ज के कारण Q3 के कारण Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है। Q3 के कारण Q1 पर, है ना, फोर्स ऑन किस पर, Q1 ड्यू टू Q3। तो उसी तरह से हम इसको क्या लिखेंगे, F13 लिखेंगे, यहाँ फिर क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 जहाँ यहाँ था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब, बोलिए Q1 Q3, यहाँ पर 2 के स्थान पर 3 हो गया। अब यहाँ 1/3 है, तो यहाँ R में भी क्या हो जाएगा, ये 1/3 होगा, 1/3 इसका स्क्वायर, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर R13। यूनिट वेक्टर क्यों देते हैं, किसी भी चीज़ को वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल होता है। वेक्टर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सिंपल चीज़ है। किसी भी वेक्टर को, जैसे फोर्स है, अगर ये नहीं रहे तो इसका मतलब ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना जनाब। इस वजह से वेक्टर बनाने के लिए यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया, यहाँ भी यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया। तो ये F13 हो गया, मतलब इस चार्ज पर, चार्ज Q3 के कारण। और फाइनली फिर हम लेंगे कि इस चार्ज पर Q4 के कारण फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q4। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज किस पे, Q1, किसके कारण, किसके कारण, बोलो साहब, किसके कारण, Q4। तो साहब ये कितना हो जाएगा, F14, जैसे 1/3 के कारण, यहाँ 1/4 किसके कारण ले रहे हैं, Q4 के कारण। तो ये कितना हो जाएगा साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q1 Q4, और नीचे क्या, यहाँ पर जैसे 1/3 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा R14 इसका स्क्वायर, और यहाँ पर फिर यूनिट वेक्टर लगाना है। तो R14 का यूनिट वेक्टर क्यों लगाते हैं, वेक्टर बनाने के लिए। ये बात समझ में आया। तो अब क्या करना है, तीनों का वेक्टर सम कर देना है। क्या करना है, तीनों का वेक्टर सम कर देना है। क्योंकि हमको इस चार्ज पर Q1 पर रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। क्या चाहिए, इस चार्ज पर Q1 पर क्या चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। ये बात समझे पहले। तो अब यहाँ पर देखिए, ये आप लोग लिख लिए हैं, तो इसको हम मिटा दें। इसको लिख लिए हैं आप लोग, जो नहीं लिखे हैं लिख लीजिए। इसको अब हम मिटा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अब फिर क्या बात होगी,
रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। क्या करना है साहब? रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। नाउ रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज किस पर साहब? Q1 पर। रिजल्टेंट फोर्स निकालना है किस पर? Q1 पर। Q1 पर क्या चाहिए? रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? जितना भी वेक्टर है, यहाँ पर कितना फोर्स है आपके पास? 3 फोर्स है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो तीनों का वेक्टर सम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स Fr से हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं, किसका किसका? F13 है, उसके बाद पहले 12 ही लिखते हैं, 12 है, F13 है, उसके बाद F14 है। ये देखिए 3 फोर्स। और भी अगर मान लो होता, मन में होगा क्या सर कहा 3 ही चार्ज होगा, तो और बढ़ा लीजिए, तो बात एक ही है। फिर हो सकता है कि 2 भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो 2 चार्ज हो, 3 चार्ज हो, जो भी हो, तो हम लोग क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए साहब, Fr इक्वल टू कितना? F12, ये देखिए निकाले में हम लोग F12 कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, नीचे R12 का स्क्वायर, उसके बाद R12 यूनिट वेक्टर, फिर उसके बाद 13 वाला ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, नीचे R13 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर R13 का यूनिट वेक्टर। फिर यहाँ देखिए तीसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4, बोलते हुए चलिए आप लोग साथ साथ, R14 का होल स्क्वायर, R14 यूनिट वेक्टर। अब इस डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, इस डायग्राम को भी हम हटा देते हैं। डायग्राम बना चुके हैं आप लोग, तो चलिए इसको भी हम हटा देते हैं। अब सिंपली जो है यहाँ पर आ गया, अब इसमें कुछ करने की बात नहीं है। तो यही जो है आपका रिजल्टेंट फोर्स हुआ। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, इच्छा हो तो इसको आप कॉमन कर लीजिए, K को आप बाहर निकाल सकते हैं, है ना। जो कांस्टेंट है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K लेते हैं तो K बाहर कर लीजिए। बाकी Q1 Q2, R12 का होल स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर, Q1 Q3, R13 का होल स्क्वायर, R13 यूनिट वेक्टर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग कॉमन ले चुके हैं। Q1 Q4, फिर R14 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर। तो सिंपली यूनिट वेक्टर आपको पता है, हमने डिस्कस भी किया था इसके पहले के लेक्चर में, यूनिट वेक्टर का यूज। और वैसे हम लोग वेक्टर में पढ़े हुए हैं, ये सिंपल चीज़ है। वेक्टर में पढ़े हुए हैं कि किसी भी वेक्टर को, जैसे फोर्स हो, वेलोसिटी हो, मोमेंटम हो, जो भी हो, तो उसको वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपली, जैसे कहीं भी अगर आप ये लिख लेते हैं कि कोई भी फोर्स अगर 10 न्यूटन का लग रहा है, मान लीजिए 10 न्यूटन आप लिख दिए, तो इधर तो वेक्टर आप दे दिए, लेकिन इधर कहीं वेक्टर का सिंबल है नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं ना, हम एक यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर कोई भी यूनिट वेक्टर लगा देंगे, मान लो x डायरेक्शन में अगर जा रहा है, फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर I लगा देते हैं। j डायरेक्शन में जा रहा है तो j लगा देते हैं। और अगर मान लीजिए कहीं भी लग रहा है, किसी भी डायरेक्शन में कुछ नहीं पता, तो हम फोर्स का एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो ये यूनिट वेक्टर जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ पर ये वेक्टर, अब ये आराम से वेक्टर बन गया, यही ये इंडिकेट करता है। तो यह जो यूनिट वेक्टर का काम होता है। और एक बात और जानिए, पहले भी हमने डिस्कस किया था, फिर सुनिए, किसी भी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दिया जाए तो वह उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर देता है। याद रखिएगा इसको, जब किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दिया जाए तो वह यूनिट वेक्टर देता है। कैसे देता है? ऐसे ये समझिए, जैसे यहाँ पर आपके पास ये फोर्स वेक्टर है, तो वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, दोनों है। और नीचे जो है सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कट गया तो क्या बचा साहब? डायरेक्शन बचा। क्या मैग्नीट्यूड नहीं बचा? मैग्नीट्यूड भी बचा। कितना बचा? 1 बचा। तो मैग्नीट्यूड 1 बचा और डायरेक्शन बचा, तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर हुआ। तो उसी का यहाँ पर
एप्लीकेशन भी जो नहीं खास करके पढ़े हैं क्लास 11 में वेक्टर, ये उसके लिए हमने बताया कि इस तरह से समझना है। किसी भी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वह उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर देता है। कैसे देता है इसको आप बार बार देख लीजिए। तो आपका ये बिल्कुल नहीं भी पढ़े वेक्टर तो कोई बात नहीं, आप क्लास 11 में आप कुछ नहीं पढ़े तो भी आपको सारा बात समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात हुई और अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का प्रॉब्लम में कैसे एप्लीकेशन होता है, हम इस पर बात कर रहे हैं। पहले इसको लिख लीजिए, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के एप्लीकेशन पर हम बात कर रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का किस तरह से अच्छे प्रॉब्लम में एप्लीकेशन होता है। तो इसको जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि 4 चार्जेस, if 4 चार्जेस माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। माइनस क्यू जो है कोई भी स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू दे दिया गया है, रखा गया है। और चार्ज स्मॉल क्यू जो है ये सेंटर पर रखा गया है। चार्ज स्मॉल क्यू सेंटर पर रखा गया है। चार्ज स्मॉल क्यू इज केप्ट एट द सेंटर। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि किसी भी चार्ज पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। किसी भी चार्ज पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। कहीं भी अगर ऐसा दे क्वेश्चन में कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी चार्ज पर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब हर एक चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। मतलब जितना भी फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कि अगर 3 फोर्स लग रहा है तो उसका जो वेक्टर सम होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों मिला करके 0, वेक्टर सम 0 होगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कह रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू का क्या वैल्यू होगा। और बाकी आपके पास ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो अब यहां पर देखिए साहब, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। कह रहा है कि माइनस क्यू चार्ज जो है स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर दिया गया है। माइनस क्यू चार्ज क्या किया गया है, चारों कॉर्नर पर दिया गया है स्क्वायर के। और ये जो स्मॉल क्यू है ये कहाँ पर है, ये सेंटर पर है। ये स्मॉल क्यू जो है ये कहाँ पर है, सेंटर पर है। तो पहले तो आप ये बताइए, बोलो साहब, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये किधर जाएगा, रिपल्सन होगा, इधर जाएगा। तो मान लिया कि सपोज F1 इधर है। फिर ये बताओ कि इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये किधर जाएगा, रिपल्सन होगा, है ना। जवान आदमी हो इतना तो समझते ही हो कब अट्रैक्शन होता है कब रिपल्सन होता है। तो इसके कारण इस पर फोर्स इधर लगेगा, इसको मान लिया F2। अब ये बताओ साहब, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण, इसके कारण जो फोर्स लगेगा ये बताओ किधर लगेगा, ये भी रिपल्सन होगा, माइनस है तो इसको मान लेते हैं हम F3 इधर लगा। तो इस तीनों के कारण तो फोर्स इसी डायरेक्शन में गया जैसा देख रहे हैं हम। अब ये बताओ कि इसके कारण यह जो Q चार्ज है, Q चार्ज जो है इसके कारण फोर्स किधर लगेगा, किधर लगेगा। ये चूंकि निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये किधर जाना चाहेगा, ये चार्ज माइनस क्यू इसके तरफ जाना चाहेगा, तो ये इधर लगेगा। इसको हम मान लेते हैं F4। अब ध्यान देने वाली बात है कि आप ये समझो, पहले अगर सिर्फ हम यही पूछें, यही क्वेश्चन आपसे पूछें कि ये चार्ज पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, या खुद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मानिए अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस ये बताइए कि ये चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव। तो साहब इसका आंसर है ये चार्ज जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता साहब,
अगर ये निगेटिव हो गया तो इसके कारण इस पर भी फोर्स, ये जो हम इधर लिए इधर नहीं बल्कि उधर चला जाएगा। तो जब चारों फोर्स उधर ही चला गया तो किसी भी सूरत में ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? जब किसी, मान लो कोई भी आदमी को 4 आदमी मिलके उसको आगे ही जो है फोर्स लगाओ तो वो क्या रेस्ट में रहेगा? क्या कोई एक ताकतवर तो होना चाहिए ना, दारा सिंह जैसा, जो कि अकेला उसको तीनों का मुकाबला करा दे। ये वही दारा सिंह होगा जो कि इसका मुकाबला कर देगा, ये तीनों का बदले अकेले इधर ये फोर्स लगाएगा और इसको ये इक्विलिब्रियम में रख सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है और इवन यही चार्ज नहीं बल्कि सभी चार्ज इक्विलिब्रियम में है। तब यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसी पर क्यों लिए? जब किसी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये तो हम किसी पर ले सकते हैं। तो बिल्कुल साहब किसी पर ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक गलती होती है जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। इस चार्ज पर नेट फोर्स नहीं लेना है। कहिएगा क्यों? इस पर जीरो नहीं होगा? तो बिल्कुल जीरो होगा, इस पर भी जीरो होगा। इस पर अगर लीजिएगा नेट फोर्स तो जीरो तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन इस पर जैसे रिजल्टेंट लोगे तो सब कट जाएगा और आंसर आपको मिलेगा ही नहीं, सबका मैदान साफ हो जाएगा। इसलिए यही एक इसमें मेजर मिस्टेक होता है जिसको कि आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कहते हैं गलती करो ना, इसी पर लो ना, पहले देखो क्या होता है, इसी पर लेके देखो। इसलिए कहते हैं कि गलती करने से भी फायदा होता है, गलती करने से भी कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। आप लेके देखो ना, आप इसी पर ले लो, देखो क्या होगा, सबका मैदान साफ हो जाएगा, मिजाज ठंडा हो जाएगा कि हम क्यों नहीं लिए। तो इसलिए जब यह गलती हो जाए, जब इस पर आंसर नहीं निकले, तब आपके पास अब ऑप्शन बनता है कि आप इस पर ले लीजिए। हालांकि इस पर लीजिए या इस पर लीजिए या इस पर लीजिए या इस पर लीजिए, आप किसी पर ले सकते हैं, बाकी चारों में कहीं लीजिएगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। बात समझ में आया? पहली बात तो ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर जो है यह जो चार्ज है आपका, ये चार्ज जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव तो होगा ही नहीं साहब। इसलिए निगेटिव वाला आंसर तो पहले हट गया। जैसे ए में निगेटिव था, ये नहीं होगा, सी में निगेटिव था, ये नहीं होगा, 2 आंसर तो खत्म हो गया। तब तो इसी दोनों में से कोई एक होना होगा, चाहे जो होगा। आई बात समझ में? तो अब ये बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपको क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो वहां पर अगर मान लीजिए कि अगर समय आपको बनाने का बिल्कुल नहीं है, तब ऑप्शन जब मारेंगे भी तो हम इस 2 में मारेंगे। अब 2 तो कट गया, तब इस 2 में तो 50% हमारे पास चांस हो गया कि वो सही हो सकता है। तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है तरीका है कि बिना बनाए आंसर हम कर सकते हैं। हालांकि ये परफेक्ट आंसर इससे नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी 2 ऑप्शन छट जाने के बाद एक उम्मीद तो बनती है। अब आइए, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए F1, F2, F3। अब यहाँ देखें, बाकी तो स्क्वायर है, आप जो डिस्टेंस लेना चाहिए, एक्स आर जो भी लीजिएगा ये तो कटेगा। ऑप्शन में भी कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं है। आर लीजिए, एक्स मानिए, जो मानिए, ठीक है। तो आप ये बताइए तो F1 कितना होगा? बोलिए तो साहब, F1 कितना हो जाएगा? तो F1 कितना हो जाएगा? K, दोनों के बीच का डिस्टेंस माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, क्यू स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। कोई दिक्कत इसमें? ठीक बात है। अब बोलो तो साहब F2 कितना हो जाएगा? F2 भी इतना ही हो जाएगा, K क्यू स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर। अब बोलो तो साहब F3 कितना हो जाएगा? F3 किसके कारण है? देखो F3 जो है ना साहब, ये फोर्स किसके कारण है? ये इसके कारण है। तो हमको F3 के लिए ये डिस्टेंस चाहिए। तो अगर ये x हुआ तो ये जो है इसका क्या है? कर्ण है, तो x√2 हाइपोटेनियस। यहाँ पर डायगोनल इसका x√2 हो जाएगा। तो K यहाँ भी माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, तो क्यू स्क्वायर और नीचे, लेकिन डिस्टेंस x√2 है तो x√2 का स्क्वायर कितना होगा साहब? K क्यू स्क्वायर और नीचे 2x स्क्वायर। अब जरा हम यहाँ देखें, अब ये बताइए F1 और F2 ध्यान से देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। F1 देखिए और F2 देखिए साहब, दोनों का मॉड बराबर है। दोनों का मॉड बराबर है, इसका मतलब अगर ये भी 10 न्यूटन हो, ये भी 10 न्यूटन हो, 10 दोनों का रिजल्टेंट 10√2 होगा ना, परपेंडिकुलर है दोनों आपस में। इसलिए यहाँ पर इस दोनों का जो रिजल्टेंट है
अब इधर यहाँ पर इसको अटैच कर दीजिए, कितना, तो F1√2, जैसे इस दोनों का रिजल्टेंट ले लिए तब यहाँ से हट गया, इस दोनों का जैसे रिजल्टेंट ले लिए तो ये हो गया। तो अब इधर जो आपका रिजल्टेंट बना इस तीनों फोर्स के कारण F3 प्लस F1√2 कितना बचा, Fr जो हो गया आपका साहब, Fr कितना हो गया, F3 प्लस F1√2। तो यहाँ पर ये जो है तीनों फोर्स का रिजल्टेंट, और मैग्नीट्यूड भी हमको लेना है, क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो F3 कितना अभी हम लोग निकाले हुए हैं, KQ² नीचे 2x², मैग्नीट्यूड लीजिए। अब F1√2, तो F1 आपको पता है नीचे x² और उसके बाद √2। तो यह जो है अब इस तीनों के बदले रिजल्टेंट यहाँ पर हमको मिल गया, ये उधर, लेकिन अब एक बचा हुआ है, ये किधर, इस चार्ज के कारण जो फोर्स होगा ये इधर। तो जरा अब F4 तो पता कर ले कितना होगा, Fr तो मिल गया, अब यहाँ पर F4 तो पता करें। तो बोलिए तो साहब F4 कितना होगा, इसके लिए डिस्टेंस क्या लेंगे, ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमको। तो ये कितना होगा साहब, x√2 का आधा होगा, x√2 अपॉन हाफ कितना हो जाएगा, x/√2, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। जब इसके कारण बात करेंगे इस पे कितना होगा, तो यही डिस्टेंस तो काउंट करेंगे ना साहब, कोई तकलीफ इसमें, ठीक बात है। तो जरा देखिए, तो देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से, अब इसके कारण यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, F4 इसको मान रहे हैं साहब, तो F4 इक्वल टू कितना, मैग्नीट्यूड ही लेंगे हमको, मैग्नीट्यूड से मतलब है KQ कैपिटल Q और नीचे x/√2 का होल स्क्वायर। तो KQ कैपिटल Q और ये √2 ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ 2 दे दें और नीचे x² हो गया। तो अब अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ देखिए, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या एप्लीकेशन हुआ कि ये इक्विलिब्रियम में है, इसलिए चारों फोर्स मिला करके 0 होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 बराबर 0। तो इस तीनों के बदले तो रिजल्टेंट ले लिए, और चौथा किधर है, इधर है, चौथा किधर है, इधर है। इस तीनों का मुकाबला ये अकेले दारा सिंह करेगा साहब, इसलिए किसको तो 0 में रहना है, इक्विलिब्रियम में इसको रहना है। तो ये इधर 3 था, लेकिन तीनों के बदले हम रिजल्टेंट निकाल लिए एक, और इसका मुकाबला करेगा कौन, F4 इसका मुकाबला करेगा। तो दोनों को बराबर कर दीजिए साहब। इसलिए यहाँ पर जो आपके पास मैग्नीट्यूड था F3, मैग्नीट्यूड ही लेना, F3 प्लस F1√2 इक्वल टू कितना, F4, और सब ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मॉड है। तो यहाँ तक हो गया सबका। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में जो फिजिक्स है वो यही है कि F3 प्लस F1√2 इक्वल टू F4, मतलब इधर वाला जो फोर्स है इस तीनों का रिजल्टेंट, इसका मुकाबला कौन करेगा, इसका ये मुकाबला जो ये अकेले ये दारा सिंह मुकाबला करेगा, क्योंकि यह अकेला फोर्स जो है बाकी के इधर वाले फोर्स को बैलेंस करेगा। तो इसलिए इसमें F3 प्लस F1√2 इक्वल टू F4, फिजिक्स इसमें यही है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, इसमें 0 होना चाहिए। तो यहाँ तक हो गया सबका। तो फिजिक्स इसमें यही है, बाकी जो है अब इसको लिखिए पहले। तो F3 कितने के बराबर है साहब, F3 बोलिए कितना हो जाएगा, F3 कौन सा फोर्स है, F3 किसके कारण हम लिए थे यहाँ, F3 इसके कारण था, तो KQ² और नीचे यहाँ पर ये 2x² आया, और F1√2, तो F1 कितना था, KQ² अपॉन x², और रिजल्टेंट लिए थे 10 जैसे 10 और 10 तो 10√2, और F4 जो ये अकेले से जो आपका ये दारा सिंह वाला जो फोर्स है ये अकेले इसको बराबर करेगा, ये कितने के बराबर होगा साहब बोलिए, तो ये कितने के बराबर होगा, F4 के स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, और नीचे ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, तो ये डिस्टेंस अब इसके लिए लेना है साहब। तो बोलिए ये डिस्टेंस कितना होगा, x/√2 का होल स्क्वायर। तो चलिए हम यहाँ पर एक स्टेप और लेते हैं, KQ² 2x² प्लस KQ² अपॉन x²√2। तो यहाँ पर KQ ये ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे यहाँ पर x²। अब इसमें जो कॉमन आई निकाल लीजिए,
तो यहाँ कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 1/2 प्लस √2, ये कितना हो जाएगा 2k अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलिए इसमें कोई तकलीफ है? तो अब इसमें जो कटे कटाइए, जो बचे बचाइए, बस आपका आंसर मिल जाएगा। के कट गया, ए क्यू कट गया, एक्स स्क्वायर का भी मैदान यहाँ पर साफ हो गया। तो इसमें जो कटे सो कटाइए, जो बचे बचाइए, तो यहाँ से आपका आंसर मिलेगा। एक बार पहले हम इसको लिख लें, क्यू 1/2 प्लस √2, ये 2 इंटू क्यू। तो अब यहाँ पर देखो टारगेट हमारा क्या था साहब, क्यू निकालना है, स्मॉल क्यू का आंसर ये हमको निकालना है क्यू। तो कैपिटल क्यू अपॉन ये क्यू चाहिए, तो क्यू क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्यू हमको चाहिए, तो क्यू 1/2 प्लस √2 और नीचे यहाँ पर 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्यू अपॉन 2, उसके बाद 1/2 अब प्लस √2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। और मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसा आंसर नहीं दे तो ऐसा भी दे सकता है, किसको, फिर एलसीएम यहाँ लीजिए, यहाँ पर 2 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस √2। देखिए यहाँ 2 एलसीएम लिया, तो 2 एलसीएम यहाँ पर लिया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ, ये देखिए एलसीएम यहाँ पर लिया 2, ठीक है, ये तो 2 अपने जगह पर है, 2 हुआ यहाँ पर, तो ये 1 और यहाँ पर सॉरी ये 1 प्लस 2√2, ये हो गया 1 प्लस 2√2, ये 2 और यहाँ 1 प्लस 2√2, तो 2 और 2 मिला के कितना हो जाएगा आपका, ये q अपॉन 4 और 1 प्लस 2√2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और किसका वैल्यू हमको निकालना था साहब, q का वैल्यू निकालना था। एक बार इस आंसर को हम ऊपर लिख दे रहे हैं, तो q इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल Q अपॉन 4, उसके बाद 1 प्लस 2√2। तो हमने तो ये कहा ही था कि सबसे पहले तो इसका पॉजिटिव आंसर आएगा, निगेटिव आंसर तो हो ही नहीं सकता है, इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आइए हम इस पर जो है इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, लेकिन ये आसान है, घबराना नहीं है, ये आसान क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। देखिए ये आपका बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पर एक आपको हम आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि कोई भी चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल लाइक पॉइंट चार्जेस। मतलब क्वेश्चन कर रहा है ये चार्ज Q, स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल लाइक पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q, यहाँ भी कैपिटल Q है, यहाँ भी कैपिटल Q है और यहाँ पर ये स्मॉल q चार्ज है। द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम कब, व्हेन Q का जो वैल्यू है Q इज इक्वल टू कितना, तो लीजिए ऑप्शन भी दिया हुआ है इतना, कैपिटल Q/2, दूसरा ऑप्शन है -Q/4, तीसरा है Q/4, चौथा है -Q/2। ये आपके पास ऑप्शंस है, जरा देखिए ये उसी कॉन्सेप्ट पर, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, लेकिन तरीका वही है। अब फिर देखिए इसमें गलती क्या होती है, गलती इसमें क्या होती है, जरा इसको ध्यान रखना है कि क्या इसमें पॉइंट ऑफ मिस्टेक है जो होती है, तो इसको तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ध्यान देना है कि गलती नहीं करना है। अब देखिए गलती इसमें क्या होती है, हालांकि ये सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है, निश्चित रूप से ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह है कि किसी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन इस पर नहीं लगाना है। गलती यही होती है कि आप इस पर जब नेट फोर्स ले लोगे ना साहब, तो आंसर आएगा ही नहीं, सब कट के मैदान साफ हो जाएगा। करके देख लो, है ना, इसलिए कहते हैं कि गलती करने से भी फायदा होता है, करके तो देखो, करोगे जैसे, और आसान भी लगता है कि बीच में चार्ज दिया हुआ, एक बार इधर से ले लिया, इधर से ले लेंगे, देख लेंगे क्या कितना नेट फोर्स लगता है ना।
तो आसान भी ये लगता है, लेकिन इससे नहीं होगा। ये जैसे लगाओगे तो हर सब सारा कट करके मैदान साफ हो जाएगा। तो गलती यही होती है। यह एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यह एक मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जैसे ही आपको कहा जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आपको जो है इस पर नहीं लेना है, इसको छोड़ के बाकी पे ले लेना है। अब फिर मन में आ सकता है कि ये कैसे पता चलेगा कि इस पे नहीं लेना है, तो आप गलती करके देखो, पता चलेगा। ठीक है, और यह एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, जब एक बार बना लोगे दोहरा के फिर इसमें गलती नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ ये देखने से ही पता चल रहा है कि जब एक बार इसके कारण इधर लेंगे, इसके कारण इस पर लेंगे, दोनों कट के साफ हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। इसलिए इसको छोड़ के बाकी चाहे आप इस पर ले सकते हो, चाहे आप इस पर ले सकते हो। अब जरा बताओ तो कि इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर होगा। और मान लेते हैं हम ये F1 है सपोज। अब ये बताओ, जैसे डिस्टेंस की बात है तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस सपोज x है। डिस्टेंस कुछ भी मानिए, ऑप्शन में भी कहीं कोई बात नहीं है, जो मानिएगा सबका मैदान साफ होगा, सब जाएगा। तो ये मान लिया x है, तो ये कितना होगा, सेंटर पे है तो x/2 होगा। अब ये बताओ साहब, इसके कारण जो इस पर फोर्स होगा ये किधर लगेगा। देखो ऐसे तो मन में हो सकता है कि इसके कारण इस पर फोर्स अगर ये पॉजिटिव हो तो ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन हो जाएगा, तो इधर लगना चाहिए। लेकिन ये बताइए क्या, अब अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस अब ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या ये पॉजिटिव होगा, क्या पॉजिटिव होने से ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसलिए कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसके कारण जो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन बनेगा वो इधर हो जाएगा, और जब दोनों फोर्स एक ही तरफ हो गया तो रिजल्टेंट जीरो कैसे हो सकता है साहब, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। जब दोनों फोर्स एक ही तरफ चला गया तो रिजल्टेंट किसी भी सूरत पर जीरो नहीं हो सकता है। इस वजह से क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसमें पॉजिटिव वाला आंसर तो पहले आप काट दीजिए बिना बनाए। पॉजिटिव आंसर तो नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी वाला नहीं होगा, तब इसी दोनों में ऑप्शन आपके पास जो भी आएगा। तो यहाँ भी देखें, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो दो आंसर तो आपका छट गया, बाकी अब इस दो में से जो होगा वो आपको बना के निकलेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ के आप पहले ही आप इसको निगेटिव कंसीडर कर लीजिए। फिर मन में हो सकता है पहले क्यों माने, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप दोनों को मिला करके जीरो कर दीजिए, अपने निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर जो है जब करिएगा ना तो आपको खुद यहाँ पर पता चलेगा कि पॉजिटिव नहीं होगा, जब भी होगा तो निगेटिव होगा। ठीक है, इसलिए किसको इधर तो आना ही होगा। मान लीजिए हम नहीं मानते, चलिए हम दोनों दे दिया एक ही तरफ, कोई बात नहीं, F2 भी दे दिया, तो इसका मतलब दोनों मिला करके जीरो होना चाहिए। तो बस यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, दोनों मिला करके क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसलिए कि टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए साहब, जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इस वजह से अब ये बोलो साहब कि F1 कितना होगा, पहले हम F1 बताइए कितना होगा। F1 किसके कारण ले रहे हैं, हम इसके कारण ले रहे हैं F1 को। ठीक है, तो बोलिए तो K, उसके बाद Q इंटू Q, नीचे डिस्टेंस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो K Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई तकलीफ इसमें। अब बोलो साहब F2 बोलो साहब, तो K Q इंटू कैपिटल Q, यहाँ पे नीचे डिस्टेंस कितना x/2 है, तो इसका होल स्क्वायर, तो K Q इंटू कैपिटल Q और नीचे x/2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा साहब, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 4 इधर दे दें, 4 इधर चला गया। अब यहाँ देखिए दोनों मिल करके जीरो, F1 प्लस F2 मिल करके जो जीरो, दोनों का मैग्नीट्यूड लीजिए और दोनों मिला करके इधर जीरो कर दीजिए, है ना। तो K Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 4K Q इंटू कैपिटल Q, नीचे एक्स स्क्वायर, मिला करके जीरो। तब एक को इधर कर दीजिए, तो जो यहाँ पर हमको शंका था वो आपको कंफर्म हो गया। अब कि निकालना क्या है, टारगेट क्या है हमारा, इस चीज़ को भी देखिए, स्मॉल क्यू निकालना है, तो स्मॉल क्यू को इस तरफ रखिए, है ना। तो चलिए इसी को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, K Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर जैसे करेंगे तो माइनस आ गया ना, तो 4K, अब यहाँ पर देखिए Q
कैपिटल Q और नीचे एक्स स्क्वायर। के खत्म हो गया, ये इससे खत्म हो गया, फिर लिखिए एक्स स्क्वायर भी खत्म हो गया, तो कैपिटल Q इक्वल टू -4 इंटू Q। और आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए था, Q चाहिए था, तो Q इक्वल टू कितना, कैपिटल Q अपॉन 4 माइनस में, और ये तो हमने पहले ही कहा था कि इसको माइनस तो किसी भी सूरत में होना होगा। इसलिए होना होगा कि अगर पॉजिटिव होगा तो फिर ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, तब रिजल्टेंट फोर्स इस पर जीरो हो ही नहीं सकता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा जो सिस्टम है साहब वो इक्विलिब्रियम में है, तो जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसको किसी भी सूरत में नेट फोर्स तो जीरो होना पड़ेगा, और इस वजह से इस चार्ज को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। चूंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो दिया ही हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है Q, तो Q को क्या होना चाहिए, तो Q के पास ऑप्शन है कि वो निगेटिव हो सकता है और निगेटिव होगा। इसलिए हमने कहा था कि ये दोनों ऑप्शन पॉजिटिव वाला तो पहले ही छट गया, अब निगेटिव का ही आंसर होगा। तो इसमें दो आंसर था और आंसर आपको मिला ये आंसर बी, तो -Q/4। बोले इसमें कोई आपत्ति है, ये समझ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा चैनल इनोवेशन फिजिक्स बाय RKJ सर, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, मित्रों के बीच शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर अगले दिन हम जो इस पर डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी, टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी कितने तरह का होता है, इस पर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।